Students, yesterday we had done characteristics of period. तो अब हमने देखा था कि लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो क्या वेरिएशन, कैसे वेरिएशन आती है एटॉमिक प्रॉपर्टीज में। अब हम करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स, कि जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे इन अ ग्रुप तो कैसे वेरिएशन आएगी, उसकी बात होने वाली है। ओके, तो जो प्रॉपर्टीज कल करी थी हमने, उन्हीं प्रॉपर्टीज की वेरिएशन देखेंगे अब इन अ ग्रुप, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे उसकी बात करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वेरिएशन देखेंगे इन अ ग्रुप। ठीक, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं ग्रुप 1 की, तो उसके मैंने कुछ मेंबर लिखे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो यू कैन क्लियरली सी हियर दैट कि लिथियम के केस में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सोडियम के केस में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, पोटाशियम के केस में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। सिमिलरली ग्रुप 16 के मैंने ये दो मेंबर लिखे हैं, ओके, ऑक्सीजन, सल्फर, इन दोनों के केस में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। ग्रुप 17 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो यहाँ से क्लियर क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट्स, जो एलिमेंट सेम ग्रुप में आते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही तो रीजन है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो रीजन है उनके सेम ग्रुप में आने का और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का सेम होने का। ओके, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्लियर। जैसे ग्रुप 18 में भी देखो, इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। वेयर एज ग्रुप 18 में हीलियम भी आता है, हीलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होते, उसमें 2 ही होते हैं, क्योंकि उसके केस में सिर्फ फर्स्ट शेल की फिलिंग होती है और फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे वेरी करते हैं जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं इन अ ग्रुप। टॉप टू बॉटम जाने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आता। ओके, बिकॉज सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एटम ही एक ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वैलेंसी। वैलेंसी जो है वो डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही चेंज नहीं हो रहे तो वैलेंसी चेंज होगी, नहीं होगी। ठीक, सिंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप इज सेम, ऑल एलिमेंट्स इन ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। तो इसलिए जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप में उनकी वैलेंसी भी सेम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रुप 1 की अगर बात करें, तो ग्रुप 1 के मेंबर कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 1 1। तो इनकी वैलेंसी भी कितनी है, 1। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो तो वैलेंसी भी 1 ही होती है ना। सिमिलरली ग्रुप 17 में सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 7। तो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, बट वैलेंसी 7 तो हो नहीं सकती, तो इसके लिए वैलेंसी कैसे निकलेगी, 8 - 7, तो वैलेंसी कितनी हुई, 1। ओके, और सभी के लिए, फ्लोरीन के लिए भी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन के लिए भी वैलेंसी 1 है। इट मींस जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं इन अ ग्रुप तो वैलेंसी की वैल्यू भी चेंज नहीं होती, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते, और जो वैलेंसी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंगली ही फाइंड आउट की जाती है, तो इसलिए वैलेंसी की वैल्यू भी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है आपके पास साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम में कैसे वेरिएशन आती है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो वेरिएशन कैसे आती है। तो अभी तक कंक्लूजन क्या करी हमने कि वैलेंसी चेंज नहीं होती व्हेन वी कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी चेंज नहीं होते व्हेन वी कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अब साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम में हम रेडियस ऑफ एटम की बात करते हैं, है ना। अब हम एग्जांपल लेते हैं ग्रुप 1 का। यू नो वेरी वेल ग्रुप 1 कौन से, एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 में कौन होते हैं, एल्कली मेटल्स। ठीक, अब हम देख रहे हैं जैसे सोडियम, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 1। नहीं, लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, सोडियम 2 8 1, पोटाशियम 2 8 8 1। तो आप देख रहे होगे कि जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है इसमें सिर्फ 2 शेल ही फिल्ड है, के और एल। जो सोडियम है उसके केस में 3 शेल की फिलिंग हुई है, थर्ड इज द वैलेंस शेल, और बाकी मतलब थर्ड शेल तक फिल करते करते इलेक्ट्रॉन गए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास। पोटाशियम के केस में 4 शेल फिल हुए हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगी, अगर ज्यादा शेल होंगे तो ऑब्वियस है साइज बढ़ता जाएगा, जितने ज्यादा फिल्ड शेल होंगे उतना ही ज्यादा साइज होगा। ओके, ठीक। सो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप दिस एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। जैसे लिथियम का साइज कितना होता है, 152 पिकोमीटर, सोडियम का कितना होता है, 186 पिकोमीटर, पोटाशियम का कितना होता है, 231 पिकोमीटर। तो टॉप टू बॉटम आने पे इन अ ग्रुप
साइज इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि एक एक शेल ऐड होता जा रहा है। जैसे लिथियम के केस में 2 ही शेल थे, सोडियम के केस में 3 शेल हैं, पोटेशियम के केस में 4 शेल हैं जो फेल्ड हैं। यहाँ पे ये जो पीएम है, पीएम का मतलब है पिकोमीटर। ये कल भी बताया था तुम लोगों को। 1 पिकोमीटर मींस 10⁻⁻12 मीटर। ये लेंथ का यूनिट है वो जो बहुत छोटा होता है। पिको स्टैंड्स फॉर 10⁻12। ऑन गोइंग डाउन ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। ऐसे ये एरो लगाने का मतलब क्या है? इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीज करता है। शॉर्ट फॉर्म में इंक्रीजेस ऐसे भी लिख देते होते हैं। अब रीजन क्या है? एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड। ठीक है, एक नया शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है टू द एटम्स एट एवरी स्टेप। इन दिस वे number of electron shells in atom increases gradually, due to which atomic size increases down the group। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक और मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं उसमें। देखो, जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, जैसे लिथियम से सोडियम की तरफ आ रहे हैं, लिथियम के केस में न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन थे, सोडियम के केस में न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। तो अगर प्रोटॉन के अकॉर्डिंग देखें तो साइज डिक्रीज होना चाहिए था, बट ये जो नया शेल ऐड हुआ, ठीक है, इसने ये जो प्रोटॉन इंक्रीज करने वाला फैक्टर है उसको डोमिनेट कर लिया। तो आपका ओवरऑल रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग आया? शेल के अकॉर्डिंग। देखो, शेल इंक्रीज करना क्या, शेल इंक्रीज करने से क्या होगा? साइज बढ़ेगा। ठीक है, प्रोटॉन इंक्रीज करने से क्या होगा? साइज डिक्रीज होगा। जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, जैसे लिथियम से सोडियम की तरफ आ रहे हो, तो लिथियम के केस में, लिथियम से सोडियम पे आने पे प्रोटॉन भी बढ़े, क्योंकि सोडियम में 11 प्रोटॉन है, लिथियम में 3 ही है, और नंबर ऑफ शेल भी बढ़े। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आया? इन दोनों का ओवरऑल इफेक्ट जो आया वो क्या आया? वो शेल के अकॉर्डिंग आया, इसलिए साइज बढ़ गया। अगर आप टॉप टू बॉटम आते और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते तो फिर तो साइज ड्रास्टिकली बढ़ता, बट ये जो साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं इसलिए साइज बिल्कुल थोड़ा ही बढ़ा है, नहीं तो साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता अगर प्रोटॉन सेम रहते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होते। ठीक है, तो ये समझने की बात है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार मतलब कंसेप्चुअल बंदा बच्चे सोच लेते हैं कि सर इसमें प्रोटॉन भी तो ज्यादा है, इसमें प्रोटॉन 11 है, इसमें 3 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब इसका साइज प्रोटॉन के अकॉर्डिंग तो कम होना चाहिए था। ठीक है, यस, कम होना चाहिए था, बट प्रोटॉन वाला फैक्टर जो है वो कहता है कम होना चाहिए सोडियम का साइज लिथियम से, और जो शेल एक ऐड होने वाला फैक्टर है वो कहता है कि सोडियम का साइज लिथियम से बढ़ जाना चाहिए। और इन दोनों का जो ओवरऑल आता है, ठीक है, वो क्या आता है? वो अकॉर्डिंग टू शेल के अकॉर्डिंग आता है। जैसे अगर आप 3 स्टेप्स आगे मूव करो, 2 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करो, ठीक है, तो भी तो आप अपनी इनिशियल पोजीशन से एक स्टेप आगे ही हो ना। ठीक है, क्लियर? तो ओवरऑल इफेक्ट किसके अकॉर्डिंग आया? फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो भी तो आप अपनी इनिशियल पोजीशन से एक स्टेप आगे चले गए हो ना। तो ऐसा हुआ है कि इसमें डोमिनेटिंग जो है वो शेल वाला था, इसलिए टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज हो रहा है। और साइज जो एटम्स बहुत छोटे होते हैं साइज में, इसलिए उनका रेडियस जो है वो पिकोमीटर में मेजर किया जाता है। ठीक है, साइज हम एटम्स को स्फेरिकल मान के चलते हैं, गेंद जैसे होती है ना, बॉल जैसे, और उसका जो रेडियस है उसके अकॉर्डिंग उसके साइज की प्रेडिक्शन की जाती है। इज इट? तो स्टूडेंट्स, दिस इज डन। दिस साइज ऑफ एटम, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, टॉप टू बॉटम आने पे इन ग्रुप इंक्रीज होती है। जनरल ट्रेंड ये है, कई बार एक्सेप्शंस भी होती हैं, बट अभी एक्सेप्शन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अदरवाइज पीरियोडिक टेबल में कई जगह एक्सेप्शंस भी होंगी। वो क्यों होंगी, कैसे होंगी, वो 10+1 में सारा। ओके, क्योंकि वहां पे हम पूरा इलेबोरेट डिटेल में पढ़ते हो। आपको अभी फर्स्ट 20 एलिमेंट से रिलेटेड जो ट्रेंड है उन्हीं को पढ़ाया जा रहा है। जनरल ट्रेंड वैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही है। ठीक है, बट हाँ, कई जगह एक्सेप्शन होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, वो जो 10+1 में साइंस रखेंगे उन्हीं के लिए जरूरी है, वैसे अदरवाइज उनका कोई खास काम नहीं है। उसके बाद आता है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर तो आप समझते ही हो। मेटालिक कैरेक्टर मतलब मेटल जैसा होना। मेटल जैसा कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर पाए। ठीक है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज करते हैं उनका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, और जब आप टॉप टू बॉटम आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि जब आप टॉप टू बॉटम आते हो आपको पता है साइज
बढ़ता जाता है। साइज बढ़ता जाएगा तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियर पुल भी कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? आपको पता है ना क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू क्यू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अगर दो चार्जेस के बीच में, ये दोनों न्यूक्लियस भी ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, यहाँ पे जो आपके पास जो न्यूक्लियस है वो भी चार्ज है, उसके ऊपर भी कुछ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कुछ चार्ज है। तो इट मीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Q1 Q2 इनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर क्या होता है? इनके डिस्टेंस, उसका स्क्वायर जो इन दोनों के बीच में होता है। तो अगर आप साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने पे क्या होगा? आर बढ़ेगा। अगर आर बढ़ेगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में जो है वो कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा? जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो इजीली लूज हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर पुल इतनी ज्यादा नहीं लग रही। जब ये इजीली लूज हो सकता है, इट मींस मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। ऑन मूविंग डाउन इन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, metallic character increases. Greatest metallic character in group is found in elements in the lower part of the group. जो एलिमेंट्स लोअर पार्ट ऑफ द ग्रुप में है उनमें ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर फाइंड आउट किया जाता है। इसका रीजन क्या है? एज वी नो दैट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप atomic size increases, due to which tendency of an atom to lose electron increases on moving down the group. सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, इसी वजह से मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या था? मैंने कल भी बताया था, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव कैटायन बनने की एबिलिटी। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी हो रहा है, मतलब कैटायन बनने की टेंडेंसी भी बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बनने की टेंडेंसी। वो तो ऑब्वियस ही है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन निकलना इजी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल हो रहा है। फिर ऑपोजिट है ना, इलेक्ट्रॉन लेना इलेक्ट्रॉन निकलने के, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एज एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ठीक है, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस which will form an electron cloud around the nucleus. Denser the cloud, lesser pull on the incoming electron, lesser will be the electronegativity. अब इसका क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिक्रीज हुई, इसका भी एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है? देखो, जब आप शेल्स भरते हो तो अंदर वाले शेल तो पूरी तरह से भर के फिर ही बाहर वाले शेल पे आते हो। ठीक है, और जो अगर मान लो किसी एटम में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, वो कब ऐड होता है? जब उस एटम का जो न्यूक्लियस है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक, बट ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड जो ये इलेक्ट्रॉन है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसके अराउंड ये अपने इसके इलेक्ट्रॉन है, तो यही इलेक्ट्रॉन उसको सारा को सारा उसको शील्ड कर दे रहे हैं, उसको कवरिंग कर रहे हैं। मान लो ये उसके लिए बॉक्स का काम कर रहे हैं, तो इसका जो न्यूक्लियर पुल है वो बाहर बहुत कम जाएगा। अगर बाहर बहुत कम जाएगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे भी बहुत कम लगेगा। जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगा पुल, तो उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी लेसर। इसलिए जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो होता क्या है? न्यूक्लियस के अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ शेल ऐड होते जाते हैं तो उतने ही शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है? जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है जिसको गेन करना है, अगर वो एनायन बनना चाहता है, इस टेंडेंसी में कमी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ही उसको पूरा घेर लेते हैं। ठीक है, जिससे वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना पुल डाल ही नहीं पाता। ठीक, और ये जो घेर लेना इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाना। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड सा बन गया है। ओके, because on increasing number of shells electron increases, which will form an electron cloud around nucleus. Denser the cloud, lesser pull on the incoming electron, जो नया उसने absorb करना है in order to be negative. Okay, and lesser will be the electronegativity, और उतनी ही electronegativity कम हो जाएगी। ठीक,
क्लियर। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो आप जानते ही हो, अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के कैटायन बनने की टेंडेंसी, इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वो इंक्रीज करती है क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, जितना दूर होगा उसके ऊपर पुल कम लगेगी और ये इजीली लूज हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेटालिक कैरेक्टर इज डन। नेक्स्ट आपके पास है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी के केस में हम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस टॉपिक को, मेटल्स के लिए केमिकल रिएक्टिविटी, नॉन मेटल्स के लिए केमिकल रिएक्टिविटी। अब ऐसा क्यों किया? सबसे पहले देखो, जो मेटल्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन इज गोइंग टू गिव सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, मतलब Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। रिएक्शन के दौरान Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकली, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट किया और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिएक्ट किया। ठीक, तो मेटल्स रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है डाउन द ग्रुप लूजिंग इलेक्ट्रॉन बिकम इजी। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे इन अ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होता जाता है। अगर टॉप वाला जो है, मान लेते हैं 2 जूल एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो उससे नीचे वाला 1 जूल एनर्जी लेके ही इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ओके, और मेटल्स इलेक्ट्रॉन छोड़ के रिएक्ट करते हैं, तो इट मींस डाउन द ग्रुप, अगर हम मेटल वाले किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसमें मेटल्स आते हैं, ठीक, तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट करते हैं, तो टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। इट मींस रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जब आप टॉप टू बॉटम आओगे इन अ ग्रुप ऑफ मेटल्स, देन उनके केस में क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। अब नॉन मेटल का बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप की स्टडी कर रहे हो, जैसे हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है ना, 18 में से 3-4 ग्रुप नॉन मेटल्स के हैं, बाकी सारे मेटल्स के हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होनी शुरू हो जाती है। हमने अभी पढ़ा पीछे ये वाला। ठीक, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, इट मींस इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होता है, बिकम डिफिकल्ट, तो इट मींस रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, और मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, बट ये जो ये वाला है फॉर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या शो करती है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन को शो करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। इसलिए मैंने ये हेलोजेंस का एग्जांपल लिया। हेलोजेंस क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके रिएक्ट करते हैं, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो रही है, इट मींस केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। ओके, जो आपका पीरियोडिक टेबल है, एक मिनट रुको, मैं पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ आपको। पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें मेटल्स की, ये वाले जितने भी ग्रुप्स हैं, ये वाले, ये यहाँ तक, ये सारे मेटल्स के हैं। तो इनके केस में जब आप टॉप टू बॉटम आओगे, इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी हो रहा है, मतलब रिएक्टिविटी बढ़ रही है। बट नॉन मेटल्स के केस में, जैसे मैंने अभी हेलोजन की एग्जांपल दी, जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके रिएक्ट करते हैं। तो अगर नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो रहा है टॉप टू बॉटम आने पे, तो क्या होगा, तो आपका जो नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर आपको कोई पूछ ले, बताओ जी केमिकल रिएक्टिविटी का क्या ट्रेंड होता है ग्रुप वाइज, तो आप बोलोगे कि इसके दो आंसर हैं, कि मेटल्स है तो इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी डिपेंड करती है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। वेराज अगर नॉन मेटल की बात कर रहे हो तो उल्टा, नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके, और डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, so that's why chemical reactivity of non metals decreases down the group.
उसके बाद आपके पास आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का नेचर, देखो अगर हम किसी ग्रुप की बात करें, जैसे मैंने इसकी बात करी, तो ग्रुप में तो जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है तो इसमें सारे मेटल हैं, लास्ट है इसमें सारे नॉन मेटल हैं। तो इट मींस ग्रुप में जो नेचर है कि मेटल है कि नॉन मेटल है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा ही होता है ना कि अगर हम एक ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं तो उस ग्रुप का नेचर सेम ही होगा, उसमें सारे मेटल्स ही होंगे या सारे नॉन मेटल्स ही होंगे। ठीक, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड तो डिपेंड करता है कि मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है, क्योंकि आपको पता है मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, मेटलॉइड के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। हालांकि कुछ नॉन मेटल्स के भी न्यूट्रल हो सकते हैं। ओके, क्लियर। तो इट मींस बट ग्रुप में तो नेचर ऑफ एलिमेंट सेम ही रहता है। अगर मेटल्स हैं तो सारे ही मेटल्स हैं उस ग्रुप में, अगर नॉन मेटल है तो सारे नॉन मेटल हैं उस ग्रुप के। तो इट मींस नेचर ऑफ ऑक्साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रुप में। ओके, डाउन द ग्रुप in periodic table, no change in nature of oxide, as no change in character on moving down the group। हालांकि एक्सेप्शन इसमें भी हैं, बट वो एक्सेप्शन अभी 10th लेवल तक तो है ही नहीं, तो आपने जनरली यही बात बोलनी है। ओके, क्लियर। तो ये आपको एक जनरल शॉर्टकट मतलब ट्रेंड सा दिया हुआ है। क्या ट्रेंड दिया हुआ है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी एटम, किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मेटल्स इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करते तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वाले जो हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते, ये तो उल्टा लूज करना चाहते हैं, मेटल्स हैं। ये नॉन मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। तो इट मींस इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो इंक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, उसके बाद आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, क्योंकि आप मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हो, और टॉप टू बॉटम आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो इट मींस जो आपको पीरियोडिक टेबल में यहाँ एलिमेंट दिखते हैं वो सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर के होते हैं, और जो यहाँ होते हैं वो सबसे हाईली नॉन मेटालिक नेचर के होते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर इधर को बढ़ रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इधर को बढ़ रहा है। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज होता है, तो यहाँ इसके केस में इंक्रीज। ठीक, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है, तो इट मींस उल्टा बोल सकते हो, राइट टू लेफ्ट आने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। ठीक, ये मैंने समराइज कर रहा हूँ। ठीक, टॉप बॉटम टू टॉप जाने पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है। अगर उल्टा बोलूं टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती है। ठीक है, तो ये इंक्रीज मैं एरो के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ट्रेंड, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी यही इंक्रीज। ओके, क्लियर। तो ये आपको समराइज किया हुआ है, तो एक बार आप इसको देख लेना टेबल को। ओके, ये वाला जो ग्राफ सा ये दिया हुआ जो डायग्राम सा। उसके बाद आपके पास लास्ट टॉपिक है, हाउ टू फाइंड ग्रुप एंड पीरियड। मान लो मैं आपको बोल देता हूँ कोई एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो बताओ जी उसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो आप बताओ इसकी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल क्या होगी, मतलब उसका पीरियड क्या होगा और उसका ग्रुप क्या होगा, आपने ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो मैं क्या कह रहा था कि आपने एटॉमिक नंबर 12 वाला कोई एलिमेंट है उसका पता लगाना है कि उसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस कौन सा पीरियड है कौन सा ग्रुप है। तो आप कैसे पता लगाओगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। देखो आपको है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तक, मतलब कैल्शियम तक। ठीक, तो आपको कभी भी ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक तो आपका आंसर आएगा ही नहीं ना, क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स तो आपके अभी सिलेबस में ही नहीं है, है ना।
तो इट मींस आपका जो ग्रुप का आंसर है वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आ सकता है। और सिमिलरली पीरियड का आंसर जो है वो आपका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है 5 वाला भी डाल दें आपको, बट वैसे डालेंगे नहीं, आपको कैल्शियम तक ही डालेंगे, और कैल्शियम के लिए पीरियड नंबर 4 होता है। ओके, तो इसको आप चीजों ने ये चीजें आपने ध्यान में रख लेनी है कि ग्रुप 3 से लेके 12 तक आपको कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में है ही नहीं है 10th लेवल के। ओके, अब चलते हैं। अब ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड होता है, फाइंड कैसे करते हैं, अब उसकी देखने वाले हैं हम थ्योरी। ग्रुप नंबर डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके ऊपर ग्रुप नंबर डिसाइड होता है। और पीरियड नंबर डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेल फिल्ड, कि कितने शेल आपने भरे, उसके ऊपर डिपेंड करता है पीरियड नंबर। जैसे ग्रुप नंबर किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 1 या 2 है, जैसे सोडियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, पोटाशियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, कैल्शियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। ठीक, तो जिनके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 है वही उनका ग्रुप नंबर है, उनका ग्रुप नंबर भी 1 या 2 होगा डिपेंडिंग अपॉन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये सिर्फ 10th लेवल तक का काम बता रहा हूं मैं, अभी हायर लेवल वाले पे नहीं जा रहा मैं। ठीक, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब लास्ट सेल में 3, 4, 5, 6, 7, 8, जैसे एल्यूमिनियम के केस में 2, 8, 3, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। तो इनके केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो तो ग्रुप नंबर कैसे निकलता है, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे एल्यूमिनियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, 8, 3। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो 10 प्लस 3 13, तो एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर कितना है 13। वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया 3 से लेकर 12 तक आपको कोई ऐसा एलिमेंट आएगा नहीं जिसका ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक हो, क्योंकि ऐसे वाले एलिमेंट अभी आपके सिलेबस में ही नहीं है। ओके, तो सिंपल से ये रूल है, याद रहेंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 तो वही उनका ग्रुप नंबर है, अगर 3 से ऑनवर्ड है तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी दी ग्रुप नंबर। उसके बाद बारी आती है पीरियड की। पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं, बस आपने सिंपली काउंट कर लेना है शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स, दैट्स इट, कि उसमें कितने शेल्स फिल हुए हैं। जैसे एल्यूमिनियम के केस में ग्रुप नंबर तो अभी हमने फाइंड आउट किया था, कितना था 10 प्लस 3 13, और इसका पीरियड नंबर कितना होगा, इसमें कितने शेल फिल हुए हैं, के वाला फिल हुआ है, एल वाला फिल हुआ है, एम वाला। पहले के आता है फिर एल आता है फिर एम आता है ना बोहर मॉडल में। तो इसमें 3 शेल फिल हुए हैं, के एल एम है, तो इसका पीरियड नंबर कितना हुआ 3, 3 शेल फिल्ड। सिमिलरली अब सोडियम का आंसर निकाल लेते हैं एग्जांपल। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है सबसे पहले, तो 2, 8, 1। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसलिए ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है फर्स्ट। कितने नंबर ऑफ शेल्स फिल किए हैं, के भरा है, एल भरा है और एम भरा है, बस इससे ज्यादा नहीं भरे सोडियम के केस में, तो इसके लिए पीरियड नंबर कितना बनेगा थर्ड। तो आप देखोगे सोडियम की पोजीशन थर्ड पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में होगी। पीरियड टेबल निकालूं, तो इस पीरियड टेबल में देखो थर्ड पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में कौन आ रहा है, यहाँ पे सोडियम। एल्यूमिनियम के लिए क्या आया था, एल्यूमिनियम के लिए ग्रुप आया था 13 और पीरियड आया था 3। तो थर्ड पीरियड में 13th ग्रुप में यहाँ पे जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे कौन सा एलिमेंट है, देखना एल्यूमिनियम। ठीक, तो पोजीशन सही है, निकल रही है ना। तो ऐसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट की पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। पोजीशन निकालने का मतलब हाउ टू फाइंड ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द एलिमेंट। इसका टॉपिक का नाम एक और रख सकते हैं, हाउ टू फाइंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीटी स्टैंड्स फॉर पीरियोडिक टेबल। ओके, ये भी हो सकता है इस टॉपिक का नेम। आगे मैं एक और स्टूडेंट आपको बात बता देना चाहता हूँ, ये वैसे पहले भी हो चुकी है हमारी बात इसके बारे में, बट फिर भी एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कई बार आपको आता है कि बताओ जी सोडियम और क्लोरीन में कौन से टाइप का बॉन्ड बनेगा, बताओ जी क्लोरीन और फ्लोरीन में कौन से टाइप का बॉन्ड बनेगा। तो उसके लिए सिंपल सा रूल समझ लो, अगर मेटल मेटल के साथ कंबाइन होता है जो कि बहुत रेयर होता है, बट फिर भी अगर ऐसा एग्जांपल दिख जाए जिसमें मेटल मेटल से कंबाइन हो रहा है तो वो मेटेलिक बॉन्ड बनता है।
ठीक, अगर मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है, जैसे सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो जब ये दोनों कंबाइन हो गए मेटल नॉन मेटल के साथ, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। और अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सर कोवलेंट। सो आई वाज सेइंग कि अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइन करे तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। जैसे हमने ये भी करा था कि एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ कैसे जुड़ता है, दोनों में से छोड़ने को तो कोई रेडी नहीं है, तो ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं? शेयरिंग करवा के, लाइक दिस। शेयरिंग से इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है दोनों का, है ना। तो याद रखना, मेटल मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? मेटेलिक। मेटल नॉन मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक। नॉन मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट। इसकी आगे मैं एग्जांपल भी ऐड की हुई है मैंने असाइनमेंट में, वो भी देखते हैं। ठीक, उसके बाद इस चैप्टर, ये चैप्टर ऑफ थ्योरी इसकी ओवर है। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 2 है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 15। इसमें 30, 40, 46, टोटल 46 क्वेश्चन है असाइनमेंट में। ये आपने नेक्स्ट वीक तक कर लेनी है। ओके, अभी जो मैंने लास्ट कंसेप्ट बोला ना, उसका एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, टाइप ऑफ बॉन्ड का। ठीक, उसको सुन लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 41, द फॉलोइंग डायग्राम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इसे ध्यान से सुनना। द फॉलोइंग डायग्राम्स शो अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल containing first 3 periods in which 5 elements have been represented by A, B, C, D, E। इन्होंने उनको जनरल A, B, C, D में रिप्रेजेंट किया है, उनका नेम नहीं लिखा। ओके, विच इज नॉट देयर केमिकल सिंबल। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, सिलेक्ट द लेटर विच रिप्रेजेंट एन अल्कली मेटल। कोई ऐसा लेटर बताओ जो अल्कली मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी। आप बोलोगे सर ए क्यों नहीं? ए जो है ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स में कंसिडर नहीं होता। ओके, ग्रुप 1 में जो आते हैं दे आर कॉल्ड एज द अल्कली मेटल्स, बट ग्रुप 1 में हाइड्रोजन को भी लिखा जाता है, बट वो अल्कली मेटल नहीं है, इसकी एनामलस पोजीशन है। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है डी। सिलेक्ट द लेटर विच रिप्रेजेंट द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में होती हैं? ग्रुप नंबर 18 में। तो कौन सा ग्रुप नंबर 18 में कौन सा एलिमेंट दिख रहा है आपको? सी। आपने इसका नाम नहीं लिख देना, जो इन्होंने सिंबल दिया आपने उसी को आंसर लिखना है। आगे, सिलेक्ट द लेटर विच रिप्रेजेंट द हैलोजन। हैलोजन किसको बोलते हैं? ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स को। तो इसमें कौन है? ग्रुप 17 वाले में कौन दिख रहा है आपको? ई। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? देखो, हाइड्रोजन नॉन मेटल को ज्यादा रिजेंबल करता है, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, और ई भी नॉन मेटल है, हैलोजन नॉन मेटल ही होते हैं ना। ठीक है, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये होगा आपका कोवलेंट बॉन्ड, इसको बोलोगे आप कोवलेंट बॉन्ड। ओके, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? डी क्या है? डी है आपका अल्कली मेटल। ई क्या है? ई है आपका हैलोजन। ठीक, तो इनके बीच में कौन, हाइड्रोजन कौन क्या होते हैं? नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक। ठीक, और अगर ये पूछ लेते हैं फॉर्मूला क्या होगा, डी और ई का जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो भी बता देते हैं। देखो, फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए होता है? वैलेंसी, दोनों की वैलेंसी। जो अल्कली मेटल होते हैं, अल्कली मेटल्स के केस में ग्रुप नंबर 1 क्यों होता है? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, तो उसके उस टाइम वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी भी 1 होती है फिर। ओके, अब हैलोजन की बात करते हैं। हैलोजन ग्रुप नंबर 17 में क्यों आते हैं? क्योंकि 10 + 7 किया गया है। 7 क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हैलोजन में जो आपके पास एलिमेंट है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7, बट वैलेंसी तो 7 हो नहीं सकती, वैलेंसी की वैल्यू क्या होगी? 8 - 7 1। तो इट मींस जो डी है उसकी भी वैलेंसी 1 है, जो ई है उसकी भी वैलेंसी 1 है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा जो डी और ई के बीच में कंपाउंड बनेगा? डीई। और इनके बीच में डी और ई जो आपस में जुड़े हैं वो कैसे जुड़े हैं? कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं? आयनिक बॉन्ड। ये कैसे पता लगा? क्योंकि डी मेटल है, ई नॉन मेटल है। और मैंने आपको क्या बताया कि जब मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग करवाता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग करवाएगा तो कोवलेंट,
मेटल मेटल के साथ बॉन्डिंग करवाएगा तो मेटालिक बॉन्ड। ये आपने याद कर लेना है बस। अब आपका काम क्या है, नेक्स्ट वीक तक आपने ये सारी असाइनमेंट, इसके 46 के 46 क्वेश्चन करके रखने हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस असाइनमेंट में, तो आप लोग करके रखना, ठीक है। और अगर आपको ये वाला जो अभी मैंने क्वेश्चन किया है ये चाहिए, तो इसका स्क्रीन कैप्चर ले लो अभी जल्दी से। ओके, बाकी असाइनमेंट्स आपके पास पड़ी हैं।